गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बर्थ एस्पेक्सिया या पेरीनेटल एस्पेक्सिया के बारे में। अब पेरीनेटल एस्पेक्सिया कब कहते हैं? जब कोई बच्चा जन्म के बाद में रोता नहीं है तो सब लोग इतने पैनिक क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि जन्म के वक्त रोना इतना ज़रूरी होता है? तो जैसा हम सब जानते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो प्लासेंटा से, मदर से जुड़ा हुआ होता है, और जो भी बच्चे का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिशन है, वो सारा मदर के प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। माँ के पेट में ना बच्चे को सांस लेने की ज़रूरत होती है, ना ही उसे दूध पचाने की ज़रूरत होती है, वो सब प्लासेंटा के थ्रू उसको रेडीमेड मिल जाता है। तो बच्चा एक तरह का पैसिवली माँ के पेट में ग्रो होते रहता है। माँ के गर्भ में जो फेफड़े हैं बच्चे के, वो एकदम पिचके हुए होते हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता, अंदर में सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चा बाहर आके रोता है तो असल में वो सांस लेता है। अगर कोई बच्चा रोया नहीं, मतलब उसने उतनी देर के लिए सांस नहीं लिया है, और अगर सांस नहीं लिया है तो शरीर में फिर ऑक्सीजन कम हो सकता है, ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी के कारण डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो रोना है, जन्म के बाद बच्चा रोया, मतलब माँ के गर्भ से बाहर के दुनिया में जो बच्चे का ट्रांजिशन है वो अच्छा हो रहा है। बर्थ एस्पेक्सिया मतलब बर्थ के टाइम पे बच्चे को एस्पेक्सिया हुआ है, वो समझेंगे एस्पेक्सिया क्या है। या फिर पेरीनेटल एस्पेक्सिया। पेरीनेटल एस्पेक्सिया मतलब बहुत बार जो हम बोलते हैं कि एस्पेक्सिया हो रहा है, उसका ओरिजिन डिलीवरी के पहले ही रहता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा अगर माँ के पेट में ही उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, डिलीवरी के पहले ही, डिलीवरी शुरू होने के पहले ही, फॉर एग्जांपल बच्चे के आसपास, गले के आसपास नाल है, या फिर प्लासेंटा में ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो जिसके कारण से बच्चे का जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो डैमेज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको पेरीनेटल एस्पेक्सिया भी बोलेंगे। तो इसको डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा, जो भी बच्चा रोया नहीं है, उसको हम जिसमें भी हम हाइपोक्सिया एस्पेक्सिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको बर्थ एस्पेक्सिया या पेरीनेटल एस्पेक्सिया यूज़ कर सकते, दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसका हमको मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार इसमें डिस्कशन में आएंगे। एक तो हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ये किसी भी कारण से हो सकती है। इस्चेमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गया, किसी चीज़ को अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो हम उसको इस्चेमिया बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई हो गया, कम हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे? इस्चेमिक बाउल डिसीज बोलेंगे। एस्पेक्सिया मतलब जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये बार टर्मिनोलॉजीज हमारे डिस्कशन में आएंगे। अब जैसा हमने समझा कि बच्चा अगर रोया नहीं तो उसने सांस नहीं लिया, और सांस नहीं लिया तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। ये ऑक्सीजन की कमी शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करती है। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है किडनीज, और नेक्स्ट होता है ब्रेन। अब ब्रेन के इंजुरीज को हम क्यों डरते हैं इतना? क्योंकि अगर एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो उसकी रिकवरी बहुत कम रहती है, और वो बच्चे को परमानेंट डैमेज कर सकता है। बच्चा मेंटली रिटार्ड हो सकता है, उसको अपाहिज हो सकता है, जिसको हम सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। हाथ पैर थोड़े टेढ़े होना, माँ बाप को पहचानना नहीं, आँखों का, कानों का प्रॉब्लम होना, बोल नहीं सकना, और मेंटली रिटार्डेड बच्चे रह सकते हैं, या फिर कोई हैंडीकैप परमानेंट रह सकता है। इसलिए इसके लिए हमको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है कि बर्थ एस्पेक्सिया को कैसे टैकल किया जाए। अब ये चीज़ें समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि डैमेज कैसे करता है, तभी हम उसके ऊपर उपाय कर सकेंगे, है ना। अगर ये इसके पैथोलॉजी को हम समझ गए कि कैसे ये ऑर्गन्स को डैमेज करता है, तो हम उसको रिवर्स करने के लिए, एटलीस्ट प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं वो समझेंगे। अब इसके जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग दिए हैं, और उसके लिए हमको अबगार स्कोर समझना ज़रूरी है। अबगार स्कोर क्या है? तो जब भी कोई बच्चा डिलीवर होता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाता है। अबगार स्कोर 1 मिनट पे और 5 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे लिया जाता है, और इसमें हम बच्चे के कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। उसके हिसाब से हमको समझता है कि बच्चा जो ट्रांजिशन है माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया में, उसमें कितना अच्छे से ट्रांजिशन कर पाया है। फॉर एग्जाम्पल, अबगार का ये एक शॉर्ट फॉर्म है, उसके अगर हम लॉन्ग फॉर्म देखें, ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, सी फॉर ग्रिमेस, ए फॉर एक्टिविटी और आर फॉर रेस्पिरेशन।
तो इसके हिसाब से हम उसको स्कोर देते हैं और स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला ज़रूरी नहीं कि होते बराबर बच्चा एकदम ही नॉर्मल रहे, पहला 1 मिनट वो ले सकता है इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने में, इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में। इसलिए हम अबगार स्कोर 1 मिनट पे लेते हैं। 1 मिनट पे भी अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो फिर हम उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो WHO ने कैसे क्लासिफाई किया पेरिनेटल एस्पेक्सिया को, कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा कि फेलियर टू इनिशिएट एंड सस्टेन रेस्पिरेशन। अगर कोई बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है या फिर सांस इनिशियली लिया लेकिन बाद में उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो हम उसको पेरिनेटल एस्पेक्सिया बोलेंगे। NNPD का क्या क्लासिफिकेशन बोला है? उन्होंने उसको सीवियर और मॉडरेट में डिस्टिंग्विश किया है कि अगर 4 से नीचे आपका अबगार स्कोर है तो हम उसको बोलेंगे सीवियर पेरिनेटल एस्पेक्सिया। अगर वो 4 से ज़्यादा है लेकिन 7 से कम है तो उसको मॉडरेट एस्पेक्सिया बोलेंगे। लेकिन ये 1 मिनट वाला है, 1 मिनट पे इसका स्कोर हमको, उसका आपको अबगार स्कोर कैलकुलेट करना है। AAP का डेफिनेशन जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है। AAP का डेफिनेशन है इसके, उसने बोला कि एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ अगर आपका कॉर्ड ब्लड pH लेस देन 7 है या फिर आपका स्कोर लेस देन 3 है 5 मिनट के बाद भी, या फिर न्यूरोनल डिसफंक्शन के साइंस आ गए और मल्टी ऑर्गन डैमेज के साइंस है। फॉर एग्जांपल किडनी में भी इंजरी दिख रही है, ब्रेन में भी डैमेज दिख रहा है, लंग्स में भी इश्यूज दिख रहे हैं, तो आपने उसको पेरिनेटल एस्पेक्सिया बोला है। अब AAP ने बोला है कि ये सारे फीचर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी एक आया तो आप उसको बर्थ एस्पेक्सिया डिफाइन कर दोगे। ये इसमें से सारे के सारे फीचर्स होंगे तभी आप उसको बर्थ एस्पेक्सिया लेबल करोगे। इसलिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चा कोई रोता नहीं है तो उसका कॉर्ड का आपको ABG भेजना है। तो कॉर्ड में जो आर्टरीज होती है और वेन्स होती है, तो आर्टरी में का ब्लड निकाल के आपको उसका pH देखना है। तो ये कॉर्ड ब्लड pH डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप बर्थ एस्पेक्सिया उसको लेबल करते हैं, उस हिसाब से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बात हमको याद रखनी है कि हमको कॉर्ड ब्लड ABG भेजना है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ऐसा क्या कारण रह सकते हैं जिसके कारण से बच्चे को एस्पेक्सिया हो जाता है? बच्चा अंदर में ऐसा क्या उसको तकलीफ होती है कि बच्चा जो रेस्पिरेशन है उसको इनिशिएट नहीं कर पाता? तो उसके कॉजेज़ को हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मैटरनल कॉजेज़ रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदर को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या फिर मदर को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है जिसके कारण से प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड नहीं जा रहा, या फिर मदर को बहुत ज़्यादा उन्हीं को हार्ट डिसीज़ है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है, या फिर उनको डायबिटीज़ है। ये ऐसे इस प्रकार से मैटरनल जो डिसीजेस है वो पेरिनेटल एस्पेक्सिया का कॉज बन सकते हैं। अब प्लेसेंटा में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा के अंदर ब्लीड हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है, कोई क्लॉट बन सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर हाइड्रॉप्स में बहुत बार प्लेसेंटा के ऊपर इतना एडिमा रहता है कि वो अपना फंक्शन बराबर नहीं कर सकता, बच्चे तक के ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और बच्चा पेरिनेटल एस्पेक्सिया में चला जाता है। यूट्रस में हम देखते हैं बहुत बार यूट्रस रप्चर हो जाता है। अब यूट्रस रप्चर हो गया तो बच्चे का ब्लड सप्लाई एकदम से कम हो जाता है और इसमें पेरिनेटल एस्पेक्सिया हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नेक के अराउंड रहता, जैसे ही बच्चा डिलीवरी की तरफ जाता है वो टाइट हो जाता है और बच्चे को एस्पेक्सिया होता है। दूसरा, कभी कभी कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब कॉर्ड वजाना से बाहर आ जाता है और डिलीवरी के टाइम पे वो कॉम्प्रेस होता है, और कॉम्प्रेस होने के कारण बच्चे तक के जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। बहुत बार अम्बिलिकल कॉर्ड के ट्रू नॉट रहती है, उसके अंदर गांठ पड़ जाती है और जैसे जैसे बच्चे नीचे डिलीवर होता है वो नॉट और टाइट होती है जिसके कारण से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कुछ वैस्कुलर मालफॉर्मेशंस रह सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के जिसके कारण से बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है। फीटल फैक्टर्स रह सकते हैं, बर्थ बेबी के अंदर जन्म से ही कार्डियक डिसीज रह सकता है, कार्डियोमायोपैथी रह सकती है जिसके कारण से उसका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और वो एस्पेक्सिया में चला जाए। तो ऐसे ये डिफरेंट कॉजेस होते हैं जो बच्चे को पेरिनेटल एस्पेक्सिया के लिए प्रोन करते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि जब बच्चा रोता नहीं है और ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को या बाकी ऑर्गन को भी कम हो जाता है तो कैसे डैमेज होता है। तो इसके जो फेजेस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्टिव फेज, लैटेंट फेज और सेकेंडरी फेज। अभी हमको समझना ज़रूरी है क्योंकि इस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अब एक्टिव फेज मतलब जब हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई ज़रूरी है, तो अगर समझो
ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, मतलब जो हमारी क्रेब्स साइकिल है वो रुक जाती है, जिसके कारण से हमारे जो शरीर के एटीपी है वो कम हो जाते हैं। अब ये एटीपी बॉडी की करेंसी है, हर काम के लिए हमको एटीपी लगते हैं, है ना। और ये एटीपी अगर कम हो जाए तो बॉडी के हर फंक्शन को अफेक्ट करती है। सेल के हमने देखा सेल के ऊपर एक पंप होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। अब ये पंप जो काम क्या रहता है, इसका काम है कि सेल के अंदर पोटेशियम मेंटेन करना और सेल के बाहर में सोडियम मेंटेन करना। लेकिन जब ये एटीपी बंद हो जाते हैं, एटीपी का डेफिशिएंसी हो जाता है, बीबी अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में चला जाता है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, तो एटीपीज का परसेंटेज कम हो जाता है क्योंकि वो अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म से एटीपी बना रहा है। तो बाहर में आपके पोटेशियम बढ़ जाते हैं, बाहर में कैल्शियम बढ़ जाता है और सेल के अंदर सोडियम बढ़ जाता है। अब ये सोडियम का काम क्या है, हमने समझा था कि जहाँ जहाँ पे सोडियम जाएगा वहाँ पे पानी जाएगा। तो सोडियम बढ़ने के कारण इसके अंदर पानी भी आ जाता है और पानी आने के कारण ये सेल टूट जाता है स्वेल होके, और इस प्रकार से सेल का डैमेज हो जाता है, सेल डैमेज होता है। अगर ब्रेन को हाइपोक्सिया हो तो ब्रेन के सेल डैमेज होंगे, अगर लीवर के इसको हाइपोक्सिया हुआ तो लीवर के सेल डैमेज होंगे, किडनी की इसमें जाएगा तो किडनी को डैमेज करेगा। तो जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा वहाँ पे हमको सेल के डैमेज मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है, ये जो कैल्शियम है बाहर में पड़ा हुआ है और जो पोटेशियम है वो कुछ एक्साइटोटॉक्सिन्स को रिलीज करता है ब्रेन में, मतलब कुछ स्टिमुलेट करने वाले टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहता है, जिसके कारण से ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि बच्चे को कन्वल्जन्स आते हैं, टोन बढ़ जाता है और ब्रेन को डैमेज होता है। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी डैमेज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एटीपी कम होने के कारण डायरेक्ट डैमेज कर रहा है। इसको जो नुकसान हो गया वो हो गया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये डिपेंड करेगा कितना सीवियर एस्पेक्सिया था और कितना उसको कितने ड्यूरेशन के लिए था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने सेल्स को डैमेज हुआ है। अगर माइल्ड है तो कुछ नहीं होता, बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और बाद में कुछ उसको उसके फीचर्स भी नहीं रहते। लेकिन अगर सीवियर है, बहुत देर तक के हाइपोक्सिया रहा, बच्चा बहुत देर तक के माँ के गर्भ में रह गया, है ना। जैसे किसी को साइंस आए और आपने LSCS के लिए भेजा बच्चा, लेकिन LSCS का फैसिलिटी बहुत दूर है, तो वहाँ तक पहुँचते तक के बच्चे को समय लग गया और तो तब तक के ज़्यादा सेल डैमेज हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा है आपके टर्शरी केयर में है, आपको लगा कि ये बर्थ एस्पेक्सिया हो रहा है, आपने तुरंत सीजर करके बच्चे को निकाल लिया तो डैमेज कम होगा। तो इस प्रकार से जो ड्यूरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा और कितना सीवियर है। माइल्ड हाइपोक्सिया है तो ये डैमेज नहीं होगा, शरीर अंदर में अडैप्ट कर लेता है कम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। कैसे वो समझेंगे, तो ये डायरेक्ट एक्टिव फेज में डायरेक्ट डैमेज करता है। अब लेटेंट फेज समझना जरूरी है। समझो यहाँ का फेज अभी बच्चे को हाइपोक्सिया हुआ और बच्चा हमने डिलीवर करके निकाल दिया, बच्चे का रेस्पिरेशन भी एस्टेब्लिश हो गया, बच्चे का सर्कुलेशन भी एस्टेब्लिश हो गया, तो सब नॉर्मल हो गया क्या? नहीं। जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है इसके यहाँ पे एक्साइटोटॉक्सिन्स रिलीज हो चुके हैं और ये एक्साइटोटॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं, यहाँ पे कुछ हमने समझा था कैल्शियम हुआ, सेल्स टूटे हैं, जिसके कारण से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन में हाइपोक्सिया हुआ है तो वहाँ पे कुछ ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं कि हाइपोक्सिया हुआ है, ब्लड भेजो ब्लड भेजो, तो वहाँ का वासोडाइलेटेशन हो जाता है। जैसे ही वासोडाइलेटेशन होता है वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। कब? जब आपका ये एक्टिव फेज ओवर हो गया, आपने रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश कर लिए और सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो गया। सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण वहाँ पे रीपरफ्यूजन होता है। अब ये रीपरफ्यूजन समझना हमको ज़रूरी है। एक बार जो साइड में हाइपोक्सिया था वहाँ के वेसल्स डायलेट हो जाएंगे कि जितना भी आ रहा है ब्लड इधर में भेजो, तो उसके कारण से जैसे ही पूरा नॉर्मल रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एस्टेब्लिश होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड उस एरिया की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिसको हम रीपरफ्यूजन बोलते हैं। और रीपरफ्यूजन होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रेडिकल्स, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को हैंडल करने के लिए बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये इतना ओवरलोड हो जाता है कि बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती और ये डैमेज करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन, एक्साइटोटॉक्सिन्स और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, ये तीन डैमेज करते हैं लैटेंट फेज में। मतलब
जैसे ही आपने ये एक्यूट फेज से बच्चे को रिकवर कर लिया, आपने हाइपोक्सिया को इम्प्रूव कर दिया, आपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर दिया, फिर भी डैमेज हो रहा है, ठीक है। और ये डैमेज होता है 6 घंटे से 15 घंटे के बीच में। इसलिए ये फेज को रोकने के लिए हम होल बॉडी कूलिंग करते हैं, जिसको नियोनेटल थेरापेटिक हाइपोथर्मिया हम कहते हैं, इसका रोल है ना। उसको भी समझेंगे बाद में। तो पहले 6 घंटे में अगर आपने यहाँ पे इस फेज में इसको रिवर्स कर लिया और पहले 6 घंटे में आपने कूलिंग शुरू कर दिया, तो आपका ये डैमेज नहीं होगा और आप उसको डैमेज से रोक सकेंगे। अगर समझो ये हो गया लैटेंट फेज में, ये सारी चीज़ें हो गई, रिपरफ्यूजन हो गया, एक्साइटोटॉक्सिन रिलीज हो गए, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स से इंजुरी शुरू हो गई, तो आपका सेकेंडरी फेज ऑफ डैमेज जाएगा। इसको समझते। फॉर एग्जांपल, ये समझो ब्रेन का कोई हिस्सा है और ये एरिया पूरा डैमेज हो गया है। क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिला, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला। इसके आसपास में कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम जा रहा है और उसके पास में हम देखेंगे कि एक नॉर्मल एरिया है। तो ये पूरा डैमेज एरिया है, इसमें रिलेटिवली लो परफ्यूजन है और ये नॉर्मल परफ्यूजन वाला है। तो ये तो डैमेज हो गया, इसको आप नहीं बचा सकते, ये डायरेक्ट डैमेज हुआ है। ये जो उसके आसपास का एरिया है, ये एरिया ऐसा है जिसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो शायद हम इसको बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं पेनुम्रा नूम्रा, जो भी इसका प्रोनाउंस करेंगे हम। ये पेनुम्रा है जिसको बचाया जा सकता है। तो बचाने के लिए क्या करना है हमको? ये फेज को रोकना है। अगर ये फेज को आपने नहीं रोका तो ये डैमेज भी हो जाएगा, आगे चल के ये एरिया भी डैमेज हो जाएगा। तो जो इंजुरी इतनी को हम लिमिट कर सकते थे, अगर फैसिलिटीज़ नहीं है या बच्चा हमारे पास लेट पहुंचता है, मेरे पास बच्चा आया ही 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद है, तो उसमें अपने पास वो ऑप्शन नहीं रहता, तो ये पेनुम्रा भी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको थेरापेटिक हाइपोथर्मिया देते हैं। अगर हाइपोथर्मिया देने के बाद में नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, नहीं, ये एरिया ऑलरेडी गया है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये कितना एरिया डैमेज हुआ ये डिपेंड करेगा अगेन आपका कितना सीवियर एस्पेक्सिया था और कितने ड्यूरेशन के लिए था। लेकिन अगर आपने थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे दिया, यहाँ पे उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए, तो ये जो पेनुम्रा वाला एरिया है वो बच जाएगा। और जो न्यूरोमॉर्बिडिटी है, जितना बच्चे को ब्रेन को डैमेज है, उसको आप थोड़ा सा कम कर सकेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। जो ऑलरेडी डैमेज है वहाँ तक के, उसको और डैमेज नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट हमको समझना है और इसी के कारण से पहले 6 घंटे में जो है थेरापेटिक हाइपोथर्मिया अगर आप देते हैं तो ये सारा डैमेज आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का कोई डोज फिक्स ये नहीं रहता, उसका प्रोटोकॉल फिक्स है। बच्चा कितना भी सीवियर हो, कोई भी वज़न का हो या फिर कहीं भी किसी भी कारण से हाइपोक्सिया हो, उसका कोई थेरेपी चेंज नहीं होता। आपको बच्चे के हिसाब से इंडिविजुअलाइज नहीं करना है वो ट्रीटमेंट को। आपको सिर्फ फिक्स इतना इतना टेम्परेचर रखना है, इतने घंटे के लिए रखना है, बाद में रिवॉर्म कर देना है। हाँ, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से आपको सपोर्ट अलग अलग लगेंगे, पर थेरापेटिक हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट सेम रहेगा हर बच्चे के लिए, विद एन एक्सपेक्टेशन कि अगर हम थेरापेटिक हाइपोथर्मिया देंगे तो ये लेटेंट फेज में डैमेज नहीं होगा और बच्चा सेकेंडरी फेज ऑफ डैमेज में नहीं जाएगा। और जो सेकेंडरी फेज है, इसमें अगर समझो हम ये फेज में कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर वो एपोप्टोसिस में चला जाता है, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ में चला जाता है। ये एरिया अपने आप डैमेज होने लगेगा और फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये जो बर्थ एस्पेक्सिया है, क्या सिर्फ ब्रेन को डैमेज करता है? नहीं, इसका मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन है जो डैमेज होता है वो किडनीज है। किडनीज में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में बच्चा जा सकता है, हिमैचूरिया हो सकता है या फिर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से रीनल डैमेज होता है। सीएनएस में हमने समझा हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी बैठ सकती है। बहुत बार बच्चा बस एक्साइटोटॉक्सिन्स रहते हैं जिसके कारण से बच्चा इरिटेबल रहता है। बहुत बार उसको सीजर्स आ सकते हैं। बहुत बार जो लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि उसको डेवलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पाल्सी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कार्डियक में मोस्टली कार्डियक डिस्फंक्शन होता है। अगर कार्डियक हाइपोक्सिया हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। कभी कभी अरिथमियाज आते हैं, कभी कभी माइट्रल वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल रिगर्जिटेशंस हमको मिलते हैं। पल्मोनरी में 2 तरह से डैमेज होता है। एक तो एसोसिएटेड मेकोनियम एस्पिरेशन रह सकता है, जो मेकोनियम एस्पिरेशन लंग्स को डैमेज करता है। सेकेंडरी
अगर लंग को भी ब्लड सप्लाई कम हुआ है तो भी उसमें ARDS के जैसा पिक्चर आ सकता है। GI ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन जो हम देखते हैं कि ट्रांजिएंटली इंटेस्टाइन मूव करना बंद कर देते हैं, फीडिंग इंटॉलरेंस आता है, सब्सिक्वेंटली वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर हाइपोक्सिया बैठा है तो बहुत बार बावेल इस्चेमिया और कभी कभी NEC, कभी कभी परफोरेशन या फिर बावेल गैंग्रीन भी होता है बहुत बार इसके कारण से। अब हिमेटोलॉजिकली अगर हम देखें तो कोआगुलेशन डिफेक्ट रह सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं। मेटाबॉलिक में अगर हम देखेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनाइट्रेमिया, ऐसे डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हम इसको देख सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ CNS के डैमेज के बारे में समझेंगे, इसमें क्या करना है। अब कुछ डेफिनेशंस हम समझ लेते हैं। पहला है पेरिनेटल नियोनेटल डिप्रेशन, मतलब कि बच्चा जन्म के वक्त सुस्त था, उसको डिप्रेशन था, नियोनेटल डिप्रेशन था। कब लेबल करेंगे हम? अगर 1 घंटे में बच्चा इम्प्रूव हो गया, समझो बच्चा डिलीवरी के टाइम पे रोया नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको बैगन मास लगा और 5 मिनट के बाद में बच्चा एकदम एक्टिव हो गया, तो हम उसको पेरिनेटल नियोनेटल डिप्रेशन बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि हाइपोक्सिया के कारण ही हो। बहुत बार फॉर एग्जांपल मदर को मैक्सल्फ देना पड़ता है या फिर स्पाइनल, कभी हम जनरल एनेस्थेशिया में बेबी को डिलीवर करते हैं, तो ट्रांजिएंटली बच्चा डिप्रेस रहता है, उसको आप अच्छे से मैनेज करो, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, उसका कुछ भी डैमेज नहीं रहता, उसको हम पेरिनेटल नियोनेटल डिप्रेशन ऐसा बोलते हैं। एक होता है नियोनेटल एन्केफेलोपैथी। अगर 1 घंटे से भी ज़्यादा बच्चा अगर डिप्रेस्ड है तो हम उसको नियोनेटल एन्केफेलोपैथी बोलेंगे। इसमें भी एक कॉजेज जरूरी नहीं कि हाइपोक्सिया ही रहे, किसी और कारण से भी बच्चा सुस्त रह सकता है। कभी कभी बच्चे को जो मदर के मेडिसिन रहते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक आ सकते हैं और कभी कभी बच्चा ज़्यादा समय ले लेता है। तो ये भी हमको समझना है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है नियोनेटल एन्केफेलोपैथी, जिसमें बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा सुस्त है। हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी मतलब एन्केफेलोपैथी के साइंस है, बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा डिप्रेस्ड है लेकिन उसका हाइपोक्सिया कारण डॉक्यूमेंट कर लिया। आपने देखा है कि उसका अबगार स्कोर कम था, कॉर्ड ब्लड pH <7 था, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट कर ली और हमको मालूम है कि इसको हाइपोक्सिया हुआ था, तो ऐसे इसको हम हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज मतलब क्या है? HI के फीचर्स है, मतलब हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी के फीचर्स है, साथ में आपने सोनोग्राफी में बोलो या फिर CT स्कैन में ये डॉक्यूमेंट कर लिया कि ब्रेन डैमेज हो गया है ना, तो डॉक्यूमेंटेड ब्रेन इंजरी है। उसको दूसरा एक डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, कुछ ब्रेन के मार्कर्स है वो बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज BB वेरिएंट जो है, इसके अलावा ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, इसके अलावा प्रोटीन S100, NSE, ग्लायल फिब्रिलरी एसिटिक प्रोटीन, ये कुछ डैमेज, ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो दिखाते हैं कि ब्रेन को डैमेज हुआ है, जो डॉक्यूमेंट करता है कि ब्रेन को इंजरी हुई है, पर ये रूटीनली कोई करता नहीं है। इन इंजरी के 2 पैटर्न देखे जाते हैं। एक तो समझो ब्रेन इंजरी ब्रीफ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एब्रेप्टो प्लेसेंटर हुआ, एंटीपार्टम हीमरेज हुआ, तुरंत सीजर किया, बच्चे को निकाल दिया, तो थोड़ी देर के लिए हाइपोक्सिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एक डाइविंग रिफ्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो कंडीशन में बॉडी जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, हार्ट और किडनीज, इनको प्रिजर्व करते हैं, जिसके कारण से हम देखते हैं कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो बाहरी रूप से आता है, जो ब्लड वेसल्स है, तो वो बाहरी कॉर्टेक्स के ऊपर रहते हैं, तो वो एरिया डैमेज नहीं होता। लेकिन जो डीप डाउन अंदर का जो एरिया होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टेम और सबकॉर्टिकल ब्रेन मैटर, इसमें डैमेज मिलता है। तो ये हमको देखेंगे स्पेसिफिक, अगर आप MRI कराओगे तो ये एरिया में आपको इंजरी दिखेगी। लेकिन कोई पेशेंट बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, जैसे एंटीपार्टम हीमरेज हुआ और आपको उसको ट्रैवल करके भेजना पड़ा जहाँ पे सीजर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऐसे कंडीशन में ऑटो रेगुलेशन लॉस हो जाता है और डिफ्यूज ब्रेन डैमेज मिलता है आपको कॉर्टिकल डैमेज भी मिलेगा, सब कॉर्टिकल डैमेज भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 2 तरह का पैटर्न अपने को बर्थ एस्पेक्सिया में, ब्रेन इंजुरीज में मिलता है। अब इसमें देखते हैं कि ब्रेन डैमेज प्रेजेंट कैसे करेगा। तो एन्सेफेलोपैथी में प्रेजेंट कर सकता है, मतलब बच्चा माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर टाइप ऑफ एन्केफेलोपैथी में जाएगा, वो हम समझेंगे उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, और इसके लिए हम क्लिनिकल फीचर्स और EEG की मदद से उसको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर में क्लासीफाई करेंगे। तो माइल्ड इसमें हम देखेंगे कि बच्चा थोड़ा सा इरिटेबल रहेगा, जिटरी रहेगा। सीवियर फॉर्म में हम देखेंगे पूरी तरह से लिम्प रहेगा, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं रहेगा।
है ना। ब्रेन स्टेम डैमेज में हम देखेंगे कि बच्चे के जो पिपिलरी कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स है, वो अपसेंट रहेंगे, कफ रिफ्लेक्स अपसेंट रहेगा, क्रेनियल नर्व डैमेज हम उसको दिख सकता है, बहुत बार उसको 6 नर्व पाल्सी रहेगा। मोटर में हम देखेंगे कि बच्चे के मूवमेंट्स कम रहेंगे, या फिर हाइपोटोनिया, डिक्रीज मोरोज, डिक्रीज ग्रास रिफ्लेक्स रहेगा, बच्चे को सीजर्स आ सकते हैं, और रेज आईसीटी के फीचर्स रह सकते हैं। अब ये रेज आईसीटी में हमको समझना है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या फिर मैनिटॉल या लैसिक्स इसका कोई रोल नहीं है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने समझा था कि जो एन्केफेलोपैथी है उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासीफाई किया जा सकता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। जो सबसे पुराना है सरनेट एंड सरनेट क्लासिफिकेशन है, लिवेंस क्लासिफिकेशन है, थॉमसन्स क्लासिफिकेशन है। तो थॉमसन्स को उन्होंने सबसे सिंप्लीफाइड बनाया है। तो इसका फंक्शन क्या है, क्यों करते हैं, ये प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए है। ये आपका ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको प्रोग्नोस्टिकेट करने का है कि बाबा माइल्ड है तो ये अच्छे से रिकवर हो जाएगा, और सीवियर है तो इसको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। ये डिटरमाइन नहीं करता आपके ट्रीटमेंट को, कब थेरापेटिक हाइपोथर्मिया रखना है, उसके पैरामीटर्स टोटली अलग है, वो अलग रखने हैं, उनको देख के आपको थेरापेटिक हाइपोथर्मिया देना है। उसका माइल्ड है, मॉडरेट है, इसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये चीज़ हमको समझना है। इसके मैनेजमेंट को समझने के लिए हम इसको कुछ सिनारियो में डिस्कस करते हैं। रूटीन सिनारियो है, हम रोज दिखते हैं ऐसे केसेस। फॉर एग्जांपल, बेबी नॉट क्राइड है, लेम था, हार्ट रेट लेस देन 60 था, आपने बैगन मास दिया, बस 1 मिनट तक के भी नहीं किया था कि बच्चा इंप्रूव हो गया, अच्छे से क्राई करने लगा। ये पेरीनेटल नियोनेटल डिप्रेशन है, इसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेस देन 1 मिनट बैगन मास है, बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसको एडमिट नहीं करना है, पर ऑब्जर्व करना है। इसको आप मदर के साथ में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रेगुलर फॉलोअप रखना जरूरी है। बच्चा कैसा है, कन्वर्जेंस तो नहीं आया, जिटरी तो नहीं है, फीडिंग बराबर से लिया है नहीं, वो देखना जरूरी है। दूसरा सिनेरियो है कि बैगन मास मोर देन 1 मिनट लगा, बच्चा एकदम इंप्रूव हो गया, एकदम अच्छा है, लेकिन मोर देन 1 मिनट लगा है, मतलब बच्चा डिप्रेस था, इसको आपको एडमिट करना जरूरी है। अब ये जो डिटेल है, बैगन मास, चेस्ट कॉम्प्रेशन, ये सारा हमने नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम में समझा है। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके प्रोटोकॉल को समझ सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 1 मिनट है तो आपको उसको एडमिट करना है। तीसरा सिनेरियो है, बैगन मास लगा, चेस्ट कॉम्प्रेशन लगा, बच्चा एकदम इंप्रूव हो गया, एकदम नॉर्मल दिख रहा है, एक्टिविटी नॉर्मल होगी, सारी चीज़ें होगी, मतलब ये डिप्रेस था लेकिन ज़्यादा देर से नहीं था, लेकिन उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन लगा है, बैगन मास मोर देन 1 मिनट लगा है, इसको आप एडमिट करो। तो एनी रिससिटेशन उसमें जिसमें बैगन मास हमको मोर देन 1 मिनट लग रहा है, चेस्ट कॉम्प्रेशन लग रहा है, उसको एडमिट करना है। चौथा सिनेरियो है, बैगन मास लगा, चेस्ट कॉम्प्रेशन लगा, हार्ट रेट आ गया, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई रेस्पिरेशन नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, बच्चा एकदम लिम्प पड़ा है। ये सिनेरियो हमको मालूम है कि बच्चा सीवियरली ब्रेन डैमेज होने वाला है ना। ऐसे कंडीशन में बहुत बार हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी ग्रेड 3 जो हम बोलते हैं सरनेट एंड सरनेट क्लासिफिकेशन में, इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही पुअर न्यूरोलॉजिकल प्रोग्नोसिस है। ये चीज़ों में सारी चीज़ें क्लियर है। अब जो पांचवा सिनेरियो है जिसमें हमने बैगन मास दिया, बच्चे को इंट्यूबेशन लगा, बच्चा इंप्रूव हो गया, आपने बच्चे को एक्सट्यूबेट कर दिया, बच्चे का स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन आ गया, लेकिन उसको न्यूरोनल डैमेज के कुछ साइंस है। इसमें आपका जो प्रोग्नोसिस है वो वेरिएबल रह सकता है, आपके मैनेजमेंट, आपके सिम्टम्स अलग अलग रह सकते हैं। ये पहले 4 सिनेरियो तो काफ़ी क्लियर होते हैं, ये पांचवा सिनेरियो बहुत बार अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको माइल्ड एन्केफेलोपैथी के साइंस मिल सकते हैं, बच्चा जिटरी रह सकता है, इरिटेबल रह सकता है, थोड़ी देर के बाद में उसको कन्वल्जेंस आ सकते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट दो, थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया दो, धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है। या फिर बच्चा इसमें हम देखेंगे कि उसका परफ्यूजन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको सैचुरेशन मेंटेन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये बच्चा पीपीएचएन में जा सकता है। पीपीएचएन में जाने के 2 कारण रह सकते हैं, आइदर मेकोनियम एस्पिरेशन या फिर लंग डैमेज सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया। इसके अलावा यूरिन आउटपुट उसका ड्रॉप हो सकता है, उसका रेस्पिरेशन इरेगुलर रह सकता है, या फिर परफ्यूजन्स के इशू रह सकते हैं। तो ये बच्चा दोनों में से दोनों तरफ जा सकता है। हो सकता है ये इम्प्रूव हो जाए, इम्प्रूव होके थोड़े से माइल्ड डैमेज के साथ में बच्चा अच्छा जीवन जी ले, या फिर ये फर्दर डिटोरिएट हो सकता है। जो हमने समझा था सेकेंडरी डैमेज जो होता है, सेकेंडरी फेज जो होता है, उसमें बच्चा जाके फिर शॉक में जा सकता है, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ सकता है, उसका पीपीएचएन सीवियर हो सकता है वो शॉक में चला जाए,
हो सकता है उसको सीवियर इनकेफेलोपैथी में चला जाए, रेज एसिडी के फीचर्स आए और बच्चा सकम कर जाए, या फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज के साथ प्रेजेंट करे। तो ये जो फिफ्थ सिनेरियो है इसमें आपका वेरिएबल प्रेजेंटेशन रह सकता है। ये समझते हैं कि पेरिनेटल एस्फिक्सिया को मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट में हम देखेंगे डिलीवरी रूम में क्या करना है, ये हम डिटेल में न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम में समझ चुके हैं। इसमें हमको जब अगर टर्म बेबी आता है तो उसको 21% से रिससिटेट करना है, प्रीटर्म आता है तो 21 to 30% FiO2 से इनिशियल रिससिटेट करना है। अगर वो इम्प्रूव नहीं होता तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल हमको बढ़ाना है। वेंटिलेशन, अगेन वेंटिलेशन के कुछ फिक्स पैरामीटर्स नहीं है, आपको ये चीज़ डिपेंड करेगी कि बच्चा मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में आया है या नहीं, बच्चे को PPHN है या नहीं, और कितना लंग्स डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। इसके हिसाब से आपका वेंटिलेशन स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा। ऑक्सीजनेशन में हमको देखना है कि हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देना। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को टारगेट करोगे तो वो लंग को डैमेज करेगा, फ्री रेडिकल्स को जनरेट करेगा। आपको 90 to 95 सैचुरेशन मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं करना, उससे कम भी नहीं करना। उससे कम करोगे तो ऑर्गन्स को डैमेज होगा, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो जो फ्री रेडिकल इंजुरीज है वो बढ़ जाएगी। अब ये ऑक्सीजन में हमको देखना है कि जैसे ऑक्सीजन डैमेज करता है वैसे CO2 भी हमको देखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा CO2 टारगेट करोगे, मतलब परमिसिव हाइपरकैप्निया के ऊपर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रखोगे, तो जैसा हमने समझा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होने के बाद में उस एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाता है और उसके कारण से जो रीपरफ्यूजन इंजरी है वो ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने CO2 का लेवल कम किया तो CO2 का लेवल कम करने के कारण सेरिब्रल वासोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है और इस्चेमिक डैमेज प्रोन हो सकते हैं। इसलिए CO2 को नॉर्मल रेंज में रखना है, ना आपको उसको ज़्यादा रखना है ना उसको कम रखना है। ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, तो आपको मीन आर्टेरियल प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये डिटरमाइन करेगा कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कितना हो रहा है, और यही मीन आर्टेरियल प्रेशर बाकी ऑर्गन के परफ्यूजन को भी डिटरमाइन करेगा। आपको हाइपोकैल्सीमिया हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है क्योंकि ये दोनों सीजर्स को प्रेसिपिटेट करता है और दोनों ब्रेन डैमेज करता है। साथ ही साथ अगर हाइपोकैल्सीमिया हाइपोग्लाइसीमिया है तो वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी अफेक्ट करेगा, जिसके कारण से शॉक और अगेन इस्चेमिया को वो इंक्रीज करेगा। हाइपोनाइट्रेमिया आपको मैनेज करना है। हाइपोनाइट्रेमिया फ्लूइड रिटेन करेगा ब्रेन में, सेरिब्रल एडिमा को बढ़ाएगा, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाएगा। साथ ही ये जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से सारे प्रॉब्लम होंगे। आपको हाइपोनाइट्रेमिया को अवॉइड करना है। फ्लूइड मैनेजमेंट में हमको देखना है, आपको नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड देना है। रूटीन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रिकमेंडेड नहीं है। और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के दो ही इंडिकेशन, अगर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में बच्चा जाता है फ्लूइड, या फिर रिनल डैमेज में जाता है, या फिर SIADH के साइंस है, तो ऐसे ही कंडीशन में आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देना है। हाँ, ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना है, बोलसेस कम से कम देने हैं, अगर वो आपको फ्लूइड ओवरलोड की तरफ भेज सकता है, जिसके कारण से जो ब्रेन एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है, वो बढ़ सकता है। सीजर्स कंट्रोल करने, अगेन सीजर्स कंट्रोल करने के लिए जो हमारा पहला ड्रग अभी तक के ट्रेडिशनली फिनोबार्बिटोन था, बहुत सी यूनिट में वो लिवेरा से रिप्लेस हो रहा है। लिवेरा रीनल डैमेज में यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन बहुत से यूनिट में जो फिनोबार्बिटोन अभी भी यूज़ होता है, कुछ यूनिट का मानना ऐसा है कि ये सीजर्स को क्लिनिकली कंट्रोल करता है, ब्रेन के अंदर सीजर्स चलते रहते हैं। दूसरा, जो फिनोबार्बिटोन है वो एपोप्टोसिस को बढ़ा देता है, जो ब्रेन डैमेज है उसको बढ़ा देता है। जो हमारा ट्रेडिशनल थिंकिंग था कि फिनोबार्बिटोन न्यूरो प्रोटेक्शन देता है और ब्रेन को डैमेज से बचाता है, वो अभी चेंज हो रहा है और गाइडलाइंस आएंगे। इसमें अभी भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आए हैं, ये यूनिट वाइज प्रोटोकॉल चेंज होता है। आपकी यूनिट में जो प्रोटोकॉल है आप उसको फॉलो कीजिए। इसके बाद जो सीजर्स है ये ब्रेन डैमेज को बढ़ाता है, तो सीजर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो बहुत बार जो इनिशियली सीजर्स आते हैं, बच्चा एकदम इम्प्रूव हो जाता है, तो बहुत बार एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ही बहुत सी यूनिट में जो एंटी कन्वल्सेंट है उसको बंद कर देते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ टारगेट ब्रेन ऑर्गन इंजुरी को अगर हम देखें तो ब्रेन में उन्होंने बोला कि थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया अभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, प्रोवाइडेड बच्चा आपका 6 घंटे के पहले आपके पास आता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया को। सेकंड, कार्डियक को हमको देखना है कि आपको इको करना है, इको करके आपको कार्डियक डिसफंक्शंस तो नहीं है वो देखना है।
अगर कार्डियक डिसफंक्शन के साथ में आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो आप डोबुटामिन या मिलरिनोन के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर शॉक में है तो आपको उस हिसाब से आपके आइनोड्रॉप्स और आइनोडाइलेटर सिलेक्ट करने हैं। रीनल डैमेज में हमने देखा कि अगर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है तो बहुत बार आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। कई बार बच्चा शॉक में रहता है, कई बार यूरिन आउटपुट नहीं आता, तो एक एनएस बोलस और लो डोज ऑफ लैसिक्स आप देके देख सकते हैं। बहुत बार सीवियर डैमेज में आपको डायलिसिस भी करना पड़ता है। जीआईटी में बहुत से लोग लो डोज डोपामिन यूज़ करते हैं, जो कि मिजेंट्रिक सर्कुलेशन, रीनल सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। इस हिसाब से रीनल में और जीआई ट्रैक में बहुत से लोग यूज़ करते हैं। हमारी यूनिट में हम रूटीनली लो डोज डोपामिन यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे जब तक के बच्चे के बाउल मूवमेंट्स अच्छे ना हो जाए, बच्चा अच्छे से स्टूल पास ना करे, हम फीडिंग को डिले करते हैं। हिमोरेज अगर कहीं से आता है तो आपको उसको विटामिन के देना है। प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना है। अगर आपका पीटीआईएनआर डी रेंज है तो आपको एफएफपी देना है। अदरवाइज रूटीन एफएफपी का रिकमेंडेशन नहीं है। लिवर डैमेज बहुत बार देखता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी में। बच्चा जॉन्डिस में जाता है, बहुत बार कोलिस्टैटिक जॉन्डिस रहता है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। अगर बाकी चीज़ें इंप्रूव हो जाए तो जो हाइपोक्सिक लिवर डैमेज का प्रोग्नोसिस ओवरऑल अच्छा रहता है। अब इसमें ईईजी का रोल हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। और जो ईईजी हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं वो कन्वेंशनल ईईजी रह सकता है या फिर एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड ईईजी रह सकता है। अब ये जो ईईजी का पैटर्न है, इस पे से हम ब्रेन के डैमेज को और बाकी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रोग्नोस्टिकेट भी कर सकते हैं। तो ईईजी सिर्फ कन्वर्जेंस को डिटरमाइन करने के लिए नहीं है। तो हमारे पास ईईजी की अगर फैसिलिटी, अगर हम प्रोलॉन्ग ईईजी लेते हैं तो उसमें हमको जो पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन है वो है लो वोल्टेज ईईजी, या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है मोर देन 10 सेकंड्स के लिए, ब्रीफ पीरियड्स ऑफ बर्स्ट है लेस देन 6 सेकंड्स के, और स्मॉल एम्पलीट्यूड बर्स्ट रह सकते हैं। इंटर हेमिस्फीयरिक असिमेट्री और असिंक्रोनी जो कहते हैं, इस प्रकार के अगर पैटर्न हमको कन्वेंशनल ईईजी पे दिखते हैं तो हम उसको पुअर प्रोग्नोस्टिक बताएंगे उसके लिए। अगर एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड ईईजी है, जिसको एईईजी भी कहते हैं, ये एक सिंपल और रिलायबल मेथड है। आपको 4 प्रोब में ही 4 इलेक्ट्रोड लगते हैं ब्रेन के ये स्कल के ऊपर, और उससे भी आप उसके पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस को देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो वाइड फ्लक्चुएशंस रहेंगे इन एम्पलीट्यूड, और ये बेसलाइन वोल्टेज ड्रॉपिंग 0 तक के अगर जा रहा है तो भी वो पुअर प्रोग्नोसिस इंडिकेट करता है। पीक एम्पलीट्यूड अगर 5 मिलीवोल्ट से नीचे है तो भी वो बैड प्रोग्नोसिस इंडिकेट करता है। सीजर स्पाइक्स आ रहे हैं और सीजर्स अगर लेस देन 24 आवर्स में आ रहे हैं तो भी ये पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन है। अगर कोई बच्चे में स्लीप अवेक साइकिल्स जो ईईजी में आता है वो अगर 36 आवर्स के पहले आ जाए तो वो एक अच्छा प्रोग्नोस्टिक साइन माना जाता है। तो इस प्रकार ईईजी और एम्पलीट्यूड ईईजी हमको पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस देख सकते हैं हम, उसके ऊपर उस हिसाब से पेरेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट में सिर्फ सीजर के कंट्रोल के अलावा पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन के हिसाब से हमारा मैनेजमेंट कुछ चेंज नहीं होता।